एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जो भी पेपर गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित हो रहे हैं, हम उसी के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। आज का जो पेपर है 29 तारीख को, वह है फोर्स पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा। इससे संबंधित बहुत सारे टॉपिक पे पहले से ही क्लास एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। आप वहाँ पे जाएंगे, एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे, जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा, और उसमें आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे क्लास, लगभग आपको 40 क्लास के आसपास वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और जो क्लास शेष बचा हुआ है, यानी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अभी तक उस पर नहीं पढ़ा था, उस पर हम कंटिन्यू चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह प्रदूषण से संबंधित है, और वह प्रदूषण है मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन। मृदा प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता क्यों है, मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं और उसको दूर करने के उपाय क्या हैं। आज एक ही क्लास में आपको हम मृदा प्रदूषण से संबंधित बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हमने ये कहा था कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट से संबंधित जो मैथमेटिक्स का क्लास होगा उसमें फाउंडेशन बैच करके हम एक क्लास चलाएंगे, जिसमें आपको जीरो से लेकर के और आपके स्तर तक, यानी जहाँ तक आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित चर्चा परिचर्चा हम मैथमेटिक्स के बारे में करेंगे। उसके अलावा मनोविज्ञान के जो प्रश्न होते हैं और उसके अलावा जो अन्य विषय हैं उस पर भी चर्चा होगी। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको पहले मैथमेटिक्स पढ़ना है कि पहले मनोविज्ञान पढ़ना है, इस पे चर्चा करके आप बताएंगे हमको कि पहले आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और अगर दोनों एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो भी आप बताएंगे। एक क्लास मैथमेटिक्स का, एक क्लास आपको मनोविज्ञान का डेली आपको मिलता रहेगा और आप चैनल से जुड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से जो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वह है मृदा प्रदूषण के बारे में, सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम मृदा प्रदूषण के अर्थ को जानते हैं कि मृदा प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। मृदा प्रदूषण का अर्थ, मृदा प्रदूषण का अर्थ, मृदा प्रदूषण के अर्थ के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें तो इसका एक लाइन में सीधा मतलब होता है भूमि या मिट्टी का प्रदूषित होना। सीधा एक लाइन में अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है कि भूमि या मिट्टी का प्रदूषित होना। भूमि या मिट्टी का प्रदूषित होना, ये एक लाइन में मतलब है। अब भूमि या मिट्टी प्रदूषित कैसे होती है इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है उस वायुमंडल में गैसों का मिश्रण होता है, यानी गैसों की मात्रा आप पढ़ते हैं। जब वायुमंडल आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं कि कौन सा गैस कितना वहाँ है, यानी ऑक्सीजन कितना परसेंट है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, उसके बाद आर्गन कितना परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है। इस प्रकार से आप उस गैसों के मिश्रण को परसेंटेज में पढ़ते हैं कि इतना इतना परसेंट मौजूद है। और जब वो परसेंटेज, जिस गैस का जितना परसेंटेज होना चाहिए उससे कमी होगी या उससे वृद्धि होगी तो उसी को हम कहेंगे कि ये वायु प्रदूषित हो चुका है। यानी वायु में अगर उससे कम या ज़्यादा किसी गैस का परसेंटेज होता है तो वायु प्रदूषण हो जाता है, वायु का प्रदूषण हो जाता है। उसी प्रकार से मिट्टी है, मिट्टी में भी तमाम प्रकार के जो रासायनिक तत्व हैं वो पाए जाते हैं। तो जो रासायनिक तत्व हैं जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फेट हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, नाइट्रेट हो गया, जस्ता हो गया, गंधक हो गया, इस टाइप के तमाम जो रासायनिक तत्व हैं वो मिट्टी में पाए जाते हैं। और उनकी जो मात्रा है वो फिक्स होती है कि कौन कितना परसेंट मिट्टी में पाया जाता है। अब उसकी मात्रा में यदि कमी होगी या वृद्धि होगी, दोनों रूपों में, अगर कमी होगी तब भी प्रदूषण और वृद्धि होगी तब भी प्रदूषण। जब एक तत्व बढ़ेगा तो दूसरा तत्व ऑटोमेटिक घट जाएगा। परसेंटेज में जब एक तत्व बढ़ेगा तो दूसरा तत्व ऑटोमेटिक कम हो जाएगा।
और चाहे बढ़े चाहे घटे दोनों ही कंडीशन में प्रदूषण होना ही है। तो जो रासायनिक तत्व हैं उसके अलावा जो ह्यूमस होता है जिसमें उत्पादकता पाई जाती है मिट्टी में, तो जब उसमें कमी आती है तो इस प्रकार से जो उस पर प्रभाव पड़ता है उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। यानी मिट्टी में पाए जाने वाले जो रासायनिक तत्व हैं उनके परसेंटेज में, उनके मात्रा में कमी या वृद्धि जो भी होती हो उसके फलस्वरूप मिट्टी का उर्वरता शक्ति खत्म हो जाता है। और जब मिट्टी का उर्वरता शक्ति खत्म हो जाता है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, तो उसी को हम मिट्टी का प्रदूषण कहते हैं, नहीं मृदा प्रदूषण उसी को कहते हैं, सॉइल प्रदूषण उसी को कहते हैं। तो आप सीधा सीधा उसमें लिखेंगे कि जो वायु मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है उसमें जब कमी आती है, जो मिट्टी की उर्वरता होती है जब उसमें कमी आती है, और वह कमी जो मिट्टी में पाए जाने वाले तत्व हैं उन तत्वों में वृद्धि या कमी के फलस्वरूप होता है, और इस कारण जो उस पर प्रभाव पड़ता है उसकी गुणवत्ता और उर्वरता नष्ट हो जाती है, जिसे हम सॉइल प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन या मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। और एक लाइन में हमने लिख दिया, भूमि या मिट्टी का प्रदूषित होना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। अब मृदा प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, पहले उस पर चर्चा करेंगे। तो अगला हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मृदा प्रदूषण के कारण, मृदा प्रदूषण के कारण, मृदा प्रदूषण के कारण। पहला, मृदा प्रदूषण के कारण में अगर हम सबसे पहले चर्चा करें तो सबसे पहले अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा आप जानते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो वायु का एक प्रदूषक होता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है यानी SO2, SO2 यानी सबसे पहला जो है ये अम्ल वर्षा है। और अम्ल वर्षा में आप जानते हैं कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वह पानी के साथ यानी वर्षा के जल के साथ मिल करके जब पृथ्वी पर आता है तो यही बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाता है, H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और ये जब सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है यह मिट्टी को अम्लीय बना देता है, और जिससे उसकी उत्पादकता जो होती है, उसकी उर्वरा शक्ति जो होती है, उसकी गुणवत्ता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। तो पहला कारण इसका हो गया अम्ल वर्षा। सबसे पहला कारण जो हो गया वो अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा में आप क्या लिखेंगे, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वह एक वायु प्रदूषक है जो वायुमंडल में उपस्थित रहता है, और जब वर्षा होती है तो वर्षा के पानी में वह सल्फर डाइऑक्साइड घुल करके और पृथ्वी पर आ जाता है, वर्षा के साथ पृथ्वी पर आ जाता है, जिससे जो मिट्टी है उसमें अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है और उसकी उर्वरा शक्ति और गुणवत्ता नष्ट हो जाती है, जिससे उसकी जो उत्पादकता होगी उसमें भी कमी आएगी। और इसी को हम कहते हैं कि ये मिट्टी जो है वो प्रदूषित हो चुका। आप देख रहे होंगे कि जो आगरा का ताजमहल है उस ताजमहल को भी यही जो H2SO4 है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, जिससे उसका जो सफ़ेद रंग का संगमरमर है वो पीला पड़ता जा रहा है। और सरकार उस पर ध्यान दे रही है कि इससे बचाव के कौन से तरीके अपनाए जाएं जिससे अब उसको दूर किया जा सके। जब कहीं पे अम्ल वाला जो वर्षा होता है उससे आप देखते हैं तमाम फसलें भी प्रभावित होती हैं, और जब वह भवनों पे या किसी बिल्डिंगों पे वो पड़ता है तो धीरे धीरे करके वो क्या होता है कि जो दीवारें होती हैं या जो सतहें होती हैं उसको नष्ट करना प्रारंभ करती हैं, और धीरे धीरे उसको नष्ट कर देती हैं। तो वह भवनों को भी प्रभावित कर रही हैं और साथ ही साथ जो मिट्टी है मिट्टी को भी वो प्रभावित कर रही हैं। अगला कारण अगर हम देखें तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तीसरा कारण देखें तो कीटनाशकों, जो रासायनिक कीटनाशक है उसका प्रयोग। हम अपने खेत में फसल को उगाने के लिए तमाम प्रकार के जो रासायनिक उर्वरक हैं जैसे डाई हो गया, यूरिया हो गया, फास्फोरस हो गया, इस टाइप के जो भी रासायनिक उर्वरक हैं उसका प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ
उसमें कई प्रकार के हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं अपने फसलों को बचाने के लिए। लेकिन ये जो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक हैं, ये हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। इन रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से जो मिट्टी में पाए जाने वाले छोटे-छोटे कीटाणु होते हैं, छोटे-छोटे जो जीवाणु होते हैं, वो मर जाते हैं और जिससे वो जैसे केंचुआ हो गए, तो केंचुआ क्या होता है, वो भूमि का उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम करता है। लेकिन इन कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उन पे विषम जो है यानी कि उल्टा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे जो मिट्टी के लिए ज़रूरी जीवाणु होते हैं, ज़रूरी कीट होते हैं, वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं और जिससे हमारी भूमि की जो है वो उर्वरता जो है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। उसके आगे है खनन, चौथा हम कह सकते हैं खनन। खनन आप जानते हैं जैसे लौह अयस्क हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, इस टाइप का जो खनन होता है, उससे जो बचने वाले कचरा जो उसका होता है, उसको ले जाकर के बगल में कहीं डाल दिया जाता है और उस अपशिष्ट को ऐसी जगह जहाँ डाला गया, वहाँ पे उसकी मात्रा बढ़ गई, तो जब उसकी मात्रा बढ़ गई तो वहाँ की जो भूमि है, वह क्या हो गया, बंजर हो गया। वह उपजाऊ उसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो नष्ट हो गई। तो खनन जो होता है उससे भी एक प्रकार का, एक तो खनन होगा तो अ, जो भी खनन होने के कारण जो अपरदन होता है उसकी मात्रा भी बढ़ती है, क्योंकि जब कहीं पे भी गहरा होगा तो उसके तरफ पानी बहुत तेज़ी से आता है और जब उसके तरफ पानी बहुत तेज़ी से आता है तो होता क्या है, वो मिट्टी को अपरदन करता हुआ लाता है और जब मिट्टी का अपरदन होता है तो ऊपरी जो सतह होती है, उपजाऊ होती है, वो नष्ट हो जाती है और जिससे मिट्टी जो है वो बंजर हो जाता है। तो खनन कई तरीके से, जैसे जब उससे मलबे जो होते हैं उसका वो ले जा करके कहीं हमने रख दिया तो जहाँ रखा गया उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो भी प्रभावित हो गया और बंजर हो गया। उसके अलावा जो औद्योगिक कचरा होता है, औद्योगिक कचरा जो होता है, जो औद्योगिक कचरा है, यानी जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो भी कचरे होते हैं उनका अगर सही से शोधन न किया जाए और कहीं ले जा कर के इसको डाल दिया जाए, नदियों में डाल देते हैं और नदी का पानी फिर से खेत में जाता है या किसी खेत में हमने डाल दिया तो उस खेत के आसपास, तो इस टाइप से जो भी होता है वो नष्ट हो जाता है, उसकी उर्वरा शक्ति को वह नष्ट करने का काम करता है। इसके अलावा हम घर पे कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए आदि के लिए जब हम साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं और वह पानी नालों से होते हुए किसी न किसी नदी और नदी से होते हुए किसी न खेत में जाता है, तो उससे क्या होता है, वहाँ की उर्वरा शक्ति को नष्ट करता है क्योंकि इसमें भी रासायनिक तत्व मिले होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी घरेलू अपमार्जक है, जो भी घरेलू कचरा है, उससे भी जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति जो है वह प्रभावित हो रही है। अगला है प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग का प्रयोग, प्लास्टिक बैग का जो प्रयोग है वो भी हमारे मिट्टी को प्रभावित कर रहा है। हालांकि अब सरकार ने उस पर रोक लगा दिया है जिससे कि इस प्रकार के प्रदूषण से बचा जा सके। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि मृदा अपरदन इसका एक कारण है, मृदा प्रदूषण का। अपरदन से हमने कहा ना कि ऊपर वाली जो परत होती है वो हट जाती है और जिससे जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहा के चली जाती है कहीं, तो नीचे जो उसकी मिट्टी पाई जाती है वो उपजाऊ होती नहीं है और जिससे वह मिट्टी जो है वो बंजर हो जाती है या उसमें उपजाऊपना खत्म हो जाता है, उसकी गुणवत्ता में कमी आती है। इस प्रकार से अपरदन भी एक कारण होता है मृदा प्रदूषण का। तो ये था कारण कि मृदा प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, हमने कारणों पे चर्चा किया। अब मृदा प्रदूषण के प्रभाव कौन कौन से होते हैं, अगर हम उस पर चर्चा करें कि मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं, तो मृदा प्रदूषण के प्रभाव, मृदा प्रदूषण के प्रभाव पे अगर हम चर्चा करें तो इसमें जो सबसे पहला प्रभाव निकल करके आता है कि मृदा की गुणवत्ता, मृदा की गुणवत्ता, मृदा की गुणवत्ता या उर्वरता में कमी,
बार बार आपको वही समझाया जा रहा है कि जब ये सारे कारण यहाँ पे होंगे, कोई भी कारण इसमें से होगा, तो मृदा की जो उर्वरता है या मृदा की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है और वह जो भूमि होता है वह कृषि योग्य नहीं रह जाता है, और जिससे जो फसल उगाना होता है वो फसल उगता नहीं है, और उसमें हमारा जो परिश्रम होता है, मेहनत होता है, वो बेकार चला जाता है। तो इस प्रकार से जो पहला इसका प्रभाव है वह उसकी गुणवत्ता को, उसकी उर्वरता को समाप्त होना। दूसरा है उत्पादन में कमी होगा। जब गुणवत्ता में कमी आएगी तो उत्पादन में कमी आएगी, उत्पादन में कमी आएगी तो खाद्यान्न संकट होगा, उसके बाद खाद्यान्न संकट होगा तो हमारे पास खाने जब पैदा होगा ही नहीं तो खाद्यान्न संकट ही तो आएगा, और क्या होगा। तो अगर गुणवत्ता या उर्वरता समाप्त होती है तो फसलों के उत्पादन में कमी आएगी, जब उत्पादन में कमी आएगी तो हमारे पास खाने के लिए समस्या होगी, और जब खाने के लिए समस्या होगी ये, और इसका एक कारण है कि जब ये जो दूषित भूमि होगा, जब दूषित भूमि होगा तो दूषित फसल होगा। दूषित भूमि का दूषित फसल का मतलब जब हम देखते हैं कि हमारे भूमि की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे समाप्त होती है, तो उतने ज़्यादा हम रासायनिक जो उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, और उतने ज़्यादा हम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, और इसका सीधा प्रभाव जो उगने वाली फसल है उस पर पड़ता है। आप देख रहे हैं कि आज के समय में इतनी बीमारियां समाज में फैली हुई हैं, और उसका एकमात्र कारण ये है कि हम इतने ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर हो गए हैं, इतने ज़्यादा हम रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भर हो चुके हैं कि फसल अगर वो ना हम डालें तो फसल उगेगा ही नहीं, और फसल नहीं उगेगा तो हम खाएंगे क्या। तो हमारी निर्भरता उस पर इतनी हो गई है, और वही निर्भरता हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि उससे अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे समाज में फैल रही हैं, और जो भी फसल उग रहा है वह खुद प्रदूषित है, और उसी प्रदूषित फसल को हम खाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये दूषित जो भूमि होगा वहाँ से जो फसल उगेगी वो दूषित ही होगी। अब जो प्रदूषित भूमि होगी, प्रदूषित भूमि जो होगी, यहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे वो समाप्त होंगे। जो प्रदूषित भूमि होगी वहाँ पे पेड़ पौधे क्या होंगे, समाप्त होंगे, और जब पेड़ पौधे समाप्त होंगे तो जब आप चक्र को देखेंगे, जो भोजन श्रृंखला है उसको देखिए, तो सबसे जो बेसिक आवश्यकता है वो पेड़ पौधों की ही है, पेड़ पौधों की ही बेसिक आवश्यकता है। और जब पेड़ पौधे ही भूमि प्रदूषित हो गया तो पेड़ पौधे समाप्त हो गए, पेड़ पौधे समाप्त हो गए तो क्या होगा, उसका ये जो भोजन श्रृंखला है वो सीधा सीधा प्रभावित हो जाएगा, और भोजन श्रृंखला जब प्रभावित होगा तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगा, और जिसका हमारे ऊपर कुप्रभाव पड़ना निश्चित है। और जब गुणवत्ता की कमी आती है तो जो बंजर भूमि होता है, बंजर भूमि में वृद्धि होगी, बंजर भूमि में वृद्धि होगी। जब उर्वरता खत्म होगी, गुणवत्ता नष्ट होगी, तो उसका सीधा प्रभाव उस मिट्टी पे पड़ता है, और मिट्टी क्या होता है, बंजर हो जाती है। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि इससे पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन होना, और लास्ट में हम कह सकते हैं जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण असंतुलन होना। ये इतने कारण हो सकते हैं, इतने प्रभाव हो सकते हैं मृदा प्रदूषण के, इतने प्रभाव हो सकते हैं मृदा प्रदूषण के। अब इसके उपाय क्या हैं, यानी मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय, इसके उपाय क्या हैं। अगर हम उपाय पे चर्चा करें तो इसमें हम कह सकते हैं सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण,
सबसे पहले हमको जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण रोकना पड़ेगा, तभी हम मृदा प्रदूषण रोक सकते हैं। क्योंकि इसी जल के द्वारा जो अपशिष्ट होता है वो बह करके नदियों में जाता है, उससे खेतों में पहुंचता है। और वायु के द्वारा आपने देखा जो वायु प्रदूषण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड वह वर्षा के जल में मिल करके आता है और पृथ्वी पे सल्फ्यूरिक एसिड का वर्षा करता है, जिससे भूमि की जो उर्वरता होती है वो कम होती है, उसमें अम्लीयता बढ़ जाती है और वह जो मृदा होता है उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हमको जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण पे नियंत्रण करना होगा, तब हम जा करके कहीं पे उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, हम रासायनिक उर्वरकों रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी करके हम मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। यानी जो हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, उसको हम यूज ना करके हम मृदा प्रदूषण पे काबू पा सकते हैं। तो तीसरा है कि रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग में कमी करके रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग में कमी करके रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी करके हम इस पे काबू पा सकते हैं, हम इसको कहीं ना कहीं दूर कर सकते हैं। चौथा कारण है खनन पर रोक। खनन पर रोक। पांचवा कारण हम कह सकते हैं कि घरेलू जो अपमार्जक है, घरेलू अपमार्जक का उचित प्रबंध करके घरेलू अपमार्जकों का उचित प्रबंधन करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको मृदा को प्रदूषित होने से हम बचा सकते हैं। उसके बाद पॉलीथीन का जो बैग होता है उस पर अगर प्रतिबंध लग जाए तो भी इससे दूर हो सकता है। पॉलीथीन के प्रयोग पे प्रतिबंध, पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध करके। और सातवां है, पॉलीथीन के प्रयोग पे हम प्रतिबंध कर दें तब भी इसको हम मृदा जो प्रदूषित होता है उसको हम दूर कर सकते हैं। और लास्ट में अनियंत्रित पशु चराई, अनियंत्रित जो पशु चराई होता है, अनियंत्रित पशु चराई पर रोक करके। तो ये कुछ सबसे पहले हमने देखा कि मृदा प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो जो भूमि होती है, मृदा होती है, उसका गुणवत्ता या उर्वरता में जो कमी आती है उसी को हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। और उसके कौन कौन से कारण हैं, उसका प्रभाव क्या है और उसके उपाय कौन कौन से हैं रोकने के, इस पे हमने आज की क्लास में चर्चा किया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा से संबंधित ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो एक बार इसको आप देख करके अपने एग्जाम में जरूर जाइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।